channel. I hope you guys are fine, doing well. The ones who don't know me, I am Khushi Vasan and I'm your Unacademy educator. I actually teach on Unacademy. Political science में पढ़ाती हूँ Unacademy पे to class 11th and 12th students out there. And आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तो भैया बहुत ही एकदम controversial और detailed टॉपिक होने वाला है. तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बने तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नॉट स्किपिंग द वीडियो, क्योंकि आपको पूरा सुनिएगा. बिकॉज आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे जो इवेंचुअली आप लोगों को शायद नहीं पता है. सो मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग इट. सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. किस चीज़ की देर कर रहे हैं? प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज. हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट. चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं बिना किसी देर करे बर्लिन वॉल की तरफ. ओके तो जब मैं बर्लिन वॉल की बात करती हूँ तो there are many people who are actually having doubts in Berlin Wall कि यार एक दीवार ही तो खड़ी करी थी, ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट बर्लिन वॉल इज़ ऑल अबाउट. लेकिन बर्लिन वॉल को समझने से पहले हमें थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा रिकैप करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स वाज. तो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि भैया बर्लिन वॉल से पहले हुई थी वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है. वर्ल्ड वॉर 2 कब ख़त्म हुई? वर्ल्ड वॉर 2 1945 में ख़त्म हुई थी. एंड एट द गिवन पॉइंट इन टाइम वर्ल्ड वॉर 2 में 2 पावर्स थी. एक थी आपकी अलाइड पावर और एक थी आपकी एक्सिस पावर. ओके तो देयर वर 2 पावर्स, अलाइड एंड एक्सिस पावर. अब आपकी जो एक्सिस पावर थी वो किस से कॉन्स्टिट्यूट करती थी? वो थी आपकी जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है. और उसके बाद जो आपकी अलाइड पावर थी उसमें कौन कौन थे? उसमें 4 मेजर देश हुआ करते थे. वन वॉज योर फ्रांस, अदर वन वॉज ब्रिटेन, थर्ड इज़ USSR एंड फोर्थ वन इज़ योर USA, द मेन थिंग. ओके तो ये आपका अलाइड एंड एक्सिस पावर का प्रॉपर सीन था. हाँ, उसके बाद वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि जीता कौन वर्ल्ड वॉर 2 में? कौन जीता? आपके अलाइड पावर्स जीते. योर अलाइड पावर्स वन. तो अलाइड पावर्स जैसे ही जीते तो हिटलर ने कर लिया सुसाइड, क्योंकि हिटलर को नहीं हुआ विश्वास कि भैया उनका जर्मनी जो है वो हार सकता है. तो हिटलर ने कर लिया सुसाइड. एंड आफ्टर हिटलर सुसाइड, जब हिटलर का सुसाइड हुआ, हिटलर ने सुसाइड किया, तो उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी पूरा आ जाता है अलाइड पावर्स के पास. किसके पास? अलाइड पावर के पास आ जाता है. विच बेसिकली मीन्स कि आपके ब्रिटेन, फ्रांस, USA एंड USSR के पास आ जाता है. पता है ना सब लोगों को अलाइड पावर के पास आ जाता है, क्योंकि एक्सिस पावर तो हार ही जाता है. और जापान पे USA ने हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 में बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिए थे, ठीक है. न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिए थे. तो भैया जर्मनी आ जाता है पूरा का पूरा अलाइड पावर के पास. अब क्या होता है? लेट्स डिसाइड. अब यहाँ से आपकी गेम शुरू होती है. अब यहाँ से आपका शुरू होता है एपिसोड ऑफ बर्लिन वॉल. तो अब डायरेक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब इन्होंने क्या डिसाइड करा, अलाइड पावर्स ने डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो जर्मनी का जो ईस्ट जर्मनी था वो चला गया USSR के पास, समझ आया. और उसके बाद बाकी का जो 3 हिस्से थे वो चले गए ब्रिटेन, USA एंड फ्रांस के पास. जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया. USSR के पास क्या गया? USSR के पास आपका एट द गिवन पॉइंट इन टाइम USSR के पास आपका ईस्ट जर्मनी चला गया. और बाकी का बचा हुआ 3 हिस्से आपके ब्रिटेन, फ्रांस एंड USA के पास आ गए. तो अब क्या होता है ज़रा समझ लेते हैं इस बात को. तो अब एट द एंड व्हाट हैपेंस इज कि एट द गिवन पॉइंट इन टाइम ये जो डिवाइड था ये पॉलिटिकल एंड सोशल डिवाइड के साथ साथ आइडियोलॉजिकल डिवाइड भी था. जहाँ पे ईस्ट जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी दैट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. एंड बाकी के जो 3 हिस्से थे जर्मनी के उसमें जो गवर्नमेंट थी दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय USA, ब्रिटेन एंड फ्रांस. मतलब आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अगर आपको जानना है कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट के बारे में इन डिटेल तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. मैं इन आइडियोलॉजीज़ पे भी एक वीडियो बना दूँगी. ओके तो अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि USSR के पास क्या था. USSR के पास कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी. एंड आपके ब्रिटेन, USA एंड फ्रांस जो 3 बाकी के जर्मनी के हिस्से में गए थे उनके पास कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी. तो मतलब कि जर्मनी इन शॉर्ट 2 आइडियोलॉजीज में बटा हुआ था. एक आपका कम्युनिस्ट और दूसरा आपका कैपिटलिस्ट. गॉट इट. तो अब क्या होता है ना, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि सो इन वेस्ट जर्मनी कैपिटलिज्म
और उसके बाद एट द गिवन पॉइंट इन टाइम इन द ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते रहते थे। कहीं पे ईस्ट जर्मनी में बीचेस होते थे, वेस्ट जर्मनी में मूवी सेंटर्स होते थे, तो आपस में दीज पीपल यूज टू मीट एंड आपस में दोनों ये ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी के लोग जो हैं वो आपस में काफ़ी दीज पीपल यूज टू ग्रीट ईच अदर। ठीक है, मतलब कि आपस में ऐसा कुछ नहीं था इन लोगों का कि इन दोनों ये लोग आपस में राइवल्स थे। द पीपल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी यूज टू मीट, ग्रीट ईच अदर, दे यूज टू क्रॉस द बॉर्डर एंड गो टू ईच अदर्स बॉर्डर। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? अब प्रॉब्लम यहाँ होती है कि लोग आ जा तो रहे हैं लेकिन आके लोग वापस तो जा रहे हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई जब लोग वापस जब लोग आके वापस ही नहीं जा रहे, मतलब कि परमानेंट माइग्रेशन। यस, यू हर्ड मी राइट, परमानेंट माइग्रेशन होना शुरू हो गया। और ये जो परमानेंट माइग्रेशन था ना, मतलब लोग परमानेंटली अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जा रहे थे किसके पास? दूसरी साइड के पास। तो एट द गिवन पॉइंट इन टाइम प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुआ। क्यों प्रॉब्लम शुरू हुआ? प्रॉब्लम यहाँ इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि ये जो माइग्रेशन था, आप कहोगे मैम तो क्या हो गया, आपस में एक कंट्री आपस में आ जा तो सकती है ना, लेकिन ये जो माइग्रेशन था ये वन साइडेड माइग्रेशन था। वन साइडेड माइग्रेशन से हमारा क्या मतलब है भैया? वन साइडेड माइग्रेशन से हमारा ये मतलब है कि एट द गिवन पॉइंट इन टाइम सिर्फ ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे, मतलब आपके यूएसएसआर के जो लोग थे, जो यूएसएसआर की कंट्रोल जर्मनी के लोग थे, वो ही सिर्फ माइग्रेट होके वेस्ट जर्मनी जा रहे थे। समझ रहे हो? मतलब कि वेस्ट जर्मनी से लोग नहीं आ रहे थे, सिर्फ ईस्ट जर्मनी से लोग जा रहे थे वेस्ट जर्मनी। तो इससे होता क्या है? अब आप समझो कि अब फॉर एग्जांपल ईस्ट जर्मनी, अब ये तो वही बात होगी ना कि इंडिया के कुछ डॉक्टर्स, इंडिया के कुछ थियोरिस्ट, इंडिया के कुछ वेल नोन प्रोफाउंड पीपल इंडिया में ना रह के यूएसए सर्व कर रहे हैं, यूएसए को सर्व कर रहे हैं या ब्रिटेन को सर्व कर रहे हैं या फ्रांस को सर्व कर रहे हैं। तो इंडिया क्या करेगा कि भैया ये तो ब्रेन ड्रेन है, ठीक है, मतलब कि हमने तुम पे पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने तुम पे पैसा लगाया और कल को तुम उनकी कंट्री को जाके सर्व कर, और ऐसा होता है। एंड एट द गिवन पॉइंट इन टाइम जब तक ये सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी कि 33% ऑफ द बर्लिन पीपल जो हैं, ईस्ट जर्मनी के जो लोग हैं, वो वेस्ट जर्मनी जा चुके थे, ट्रांसफर माइग्रेट हो चुके थे। तो अब क्या होता है कि हमारी जो सोवियत गवर्नमेंट है उसको हो गई टेंशन, ठीक है, कि भैया अब ऐसा हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है? अब ये हो क्यों रहा था? वेस्ट से ईस्ट क्यों नहीं आ रहे थे लोग, ईस्ट से वेस्ट क्यों जा रहे थे? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि भैया ईस्ट जर्मनी को सब कुछ मिल रहा था, एवरीथिंग दे वर गेटिंग फूड, दे वर गेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, सब कुछ, सारी गवर्नमेंट सब्सिडीज, सब कुछ जो बेनिफिट एक सिटीजन को मिलना चाहिए सब कुछ मिल रहा था। लेकिन एक चीज़ नहीं मिल रही थी, ओपन मार्केट एंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया था आपके ईस्ट जर्मनी के अंदर, और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग वेस्ट जर्मनी में उनको ईस्ट जर्मनी से ज़्यादा बेहतर लगता था, ठीक है। सो दिस वॉज द रीज़न फॉर माइग्रेशन। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट है बड़ी टेंशन में थी कि भैया ये हो क्या रहा है। तो अब उस टाइम पे आपके सोवियत यूनियन के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया? निकिता क्रुश्चेव ने एट द गिवन पॉइंट इन टाइम आपके 13 अगस्त 1961 के अंदर, 13 अगस्त 1961 के अंदर ही गॉट द पीपल एक्चुअली गॉट टू नो, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी के लोगों को पता चलता है, ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन के लोगों को पता चलता है कि एट द गिवन पॉइंट इन टाइम एक बड़ी सी दीवार जो है वो इरेक्ट करवा दी गई है, बड़ी सी दीवार इरेक्ट करवा दी गई है। देयर इज अ लॉन्ग वॉल जो इरेक्ट करवा दी गई है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन। मतलब कि अपने ही देश के लिए आपको अपने ही देश में आपको आना जाना अलाउड नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के बीच में एक दीवार खड़ी कर दो, कि मतलब साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया नहीं आ सकते, नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया नहीं जा सकते। कैन यू इवन बिलीव दैट? ऐसा सिचुएशन हो गया था। कब हुआ? 13 अगस्त 1961। किसने किया? निकिता क्रुश्चेव ने किया। ओके, ही वॉज द लीडर बैक देन। तो एट द गिवन पॉइंट इन टाइम अब क्या प्रॉब्लम होती है ज़रा देख लेते हैं। सो पीपल वो वेरी डेस्परेट, क्योंकि यार लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड सब खत्म हो गए, तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ना। तो पीपल वो वेरी डेस्परेट टू क्रॉस द बॉर्डर्स, नए नए तरकीबें वो उठा रहे थे। कभी दे वर एबल टू क्रॉस द बॉर्डर, कभी लोग इंजर्ड हो जाते थे, ठीक है, क्रॉस करते टाइम बॉर्डर को। मैनी पीपल एक्चुअली डाइड वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर आउट देयर, अपनी वॉल को टापने में देयर वर मैनी पीपल हु एक्चुअली गॉट किल्ड। सो एट द गिवन पॉइंट इन टाइम ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि द ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे वो बिल्कुल ही नाखुश थे अपनी गवर्नमेंट से। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ओपन मार्केट बिल्कुल भी नहीं थी। अब आ जाते हैं कट टू 1985 के अंदर। 1985 के अंदर क्या होता है? 1985 के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव 1985 के अंदर
अंदर जनरल सेक्रेटरी बनते हैं यूएसएसआर के। यहाँ आपको पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है। मिखाइल गॉर्बाचेव जो है वो यूएसएसआर के क्या बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1985 के अंदर। अब उस समय आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स। उन्होंने पेरिस्ट्रॉइका, ग्लासनोस्ट, ये सारे रिफॉर्म्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब वो उन्होंने सारे बहुत अच्छे यूएसएसआर के ईस्ट जर्मनी के वेलफेयर के लिए रिफॉर्म्स लाने उन्होंने शुरू करे। बट लोग इतना तंग आ चुके थे 1985 तक कि एट दी एंड पीपल वर वेरी वेरी डेस्परेट कि भैया ये दीवार को बस तोड़ दो, जैसे मर्जी इस दीवार को तोड़ दो और लेट्स जस्ट क्रॉस दी बॉर्डर। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 1988 में आपकी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, आपकी जो ईस्ट जर्मनी थी, उसकी जो सरकार है उसने मैकडॉनल्ड्स सबसे पहली बार 1988 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, या कह सकते हैं कि एमएनसीज जो हैं वो आई ईस्ट जर्मनी के अंदर, ठीक है। इससे पहले मैकडॉनल्ड्स नहीं हुआ करता था ईस्ट जर्मनी के अंदर। मतलब इतना लोग जो है देवर डेस्परेट एट गिवन पॉइंट इन टाइम, इतना स्ट्रिक्ट लॉज थे, इतनी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इतनी ज़्यादा क्लोज्ड इकोनॉमी थी, राइट। उसके बाद क्या होता है कि मिखाइल गॉर्बाचेव बड़े सारे रिफॉर्म्स लेके आए लोगों की भलाई के लिए। बट एट दी एंड लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि सब लोग बस ये बोल रहे थे कि सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि भैया खोलो दीवार को, लेट्स जस्ट क्रॉस दी बॉर्डर। कहीं उन लोगों ने फोर्स से क्रॉस करने की कोशिश करी, कई लोगों ने क्या क्या करने की कोशिश करी। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली 9 नवंबर 1989, 9th of November 1989, क्योंकि मिखाइल 9 नवंबर 1989 क्या होता है कि मिखाइल गॉर्बाचेव एंड बाकी सारे लीडर्स ने अनाउंस किया कि भैया नाउ देर इज़ नो वॉल दैट वुड बी कंस्ट्रक्टेड, या जो ये वॉल कंस्ट्रक्ट की गई है इसको डिसमेंटल किया जाता है। ओके, इस वॉल को क्या किया जाता है, डिसमेंटल किया जाता है। और उस टाइम पे पूरी भीड़, आपको यहाँ पिक्चर में दिख जाएगा, पूरी की पूरी भीड़ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी की वो आ गई और मैनी पीपल स्टार्टेड टू, लोगों ने टापने की कोशिश करी दीवार। देयर वर मैनी पीपल हु इवेंचुअली गॉट किल्ड ऑल्सो, देयर वर मैनी पीपल हु गॉट इंजर्ड ऑल्सो। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम उस रात को पूरी की पूरी ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी जो है वो इकट्ठी हो गई एंड दे स्टार्टेड, वो ब्रिक्स लेके आए, वो हथौड़े लेके आए और एंड दे स्टार्टेड जस्ट ब्रेकिंग द वॉल, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुके थे। सो इस इंसिडेंट को जो है, जैसे 1961 जब वॉल बनाई गई, उस इंसिडेंट को हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर बोला जाता है। मतलब कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच की डिवीजन बोला जाता है। लेकिन आपका जब आपका नवंबर 1989 के अंदर जब वॉल गिर जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको एंड ऑफ कोल्ड वॉर बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको कोल्ड वॉर नहीं पता तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली लेट यू व्हाट कोल्ड वॉर इज ऑल अबाउट। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। यहाँ पे ये पूरी की पूरी हिस्ट्री थी बर्लिन वॉल की, एंड मुझे आई होप आपको मज़ा आया हो ये सुन के कि कैसे एक ही कंट्री के अंदर देयर वर 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज दैट वर एग्जिस्टिंग इन एट द गिवन पॉइंट इन टाइम। दोनों अलग थी एक दीवार के साथ 30 सालों तक अप्रॉक्सीमेटली। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट। आई होप यू गाइज enjoyed and I hope you found it informative and आज आप कुछ नया सीख के गए हो। And thank you so much for listening. Thank you for listening to the video. I hope you guys liked it. Do not forget to like the video. Do not forget to subscribe to the channel if you guys haven't, for all the political updates and all the historical updates जो मैं आपको देती रहूँगी about all of these things. And please मुझे ज़रूर बताइएगा comment section में कि आपको ये video कैसी लगी। And at the same point in time, do let me know कि आपको क्या नया देखना है इस channel पे। I'll be more than happy to create it for you people. Alright, so thank you so much guys. It was great having all of you people, and मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ और मैं बस चलती हूँ। So thank you so much for all your love and support that you guys have shown so far, and it really means a lot. Thank you so much, lots of love, and take care guys. Thank you.